पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है और इस बार वजह सिर्फ पुराना मामला नहीं बल्कि बीजेपी के सीनियर नेताओं पर लगे ताजा आरोप है। एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद से ये दावा किया जा रहा है कि अंकिता से स्पेशल सर्विस की मांग करने वाला वीआईपी गेस्ट कोई और नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल का एक बड़ा चेहरा था। इन आरोपों के बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार पर कार्रवाई का दबाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और 4 जनवरी को बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है, जिसकी बेचैनी भाजपा में साफ नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ नए साल की शाम को उत्तराखंड के कई हिस्सों में कैंडल मार्च निकाले गए। अंकिता की याद में हुए इन मार्च में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। पौड़ी गढ़वाल से लेकर के देहरादून तक ये माहौल जो है वो गर्म है और सरकार को डर है कि आंदोलन जो है वो 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि 4 जनवरी को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इस प्रदर्शन में अंकिता का परिवार, उत्तराखंड महिला मंच जैसे संगठन और कई राजनीतिक दल शामिल होंगे और बीजेपी पर जो सीधे आरोप लगने से मामला ये और सिर्फ अब कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सियासी संकट का भी रूप ले चुका है और इसका जो असर है वो भी उत्तराखंड में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इंदौर में दूषित पानी का जो मामला है वो भी नहीं थम रहा है। इंदौर के जो भागीरथपुरा है वहां पर दूषित पानी पीने से अब तक करीब 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 1400 से ज्यादा लोग बीमार हैं और आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी है। जो हाईकोर्ट है उस मामले पर सुनवाई करेगा और अब जहरीले पानी की लैब रिपोर्ट भी सामने आ गई है और इसमें भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे और इस पर कैसे राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है और ना केवल राहुल गांधी बल्कि बीजेपी के अपने ही वरिष्ठ नेता कैसे अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आखिर क्यों 8 अमेरिकी सांसदों ने भारतीय राजदूत को पत्र लिखा है और क्या मांग की है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर हमने देखा कि जैसे नए साल पर लोग जश्न मना रहे थे और जब नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे तब बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में उस वक्त एक राज्य में सड़कों पर हजारों लोग थे और ये हजारों लोग भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और हाथों में उनके मोमबत्तियां और जुबान पर नारे थे और खुलेआम सड़क से वो ऐलान कर रहे थे कि अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। पहले मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, इसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। पुष्कर धामी कौन है? बोलो गट्टू कौन है? अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आज दो अभी दो, अंकिता को न्याय दो। आज दो अभी दो, अंकिता को न्याय दो। सर अंकिता को न्याय दो ये नारे लग रहे हैं और ये आंदोलन अब बढ़ते ही जा रहे हैं, इस्तीफे भी बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के इस्तीफे जो है वो हो रहे हैं और एक और इस्तीफे की खबर अब सामने आ गई है कि जिस प्रकार से ये सारी चीजें चल रही हैं, लिखा है कि उत्तराखंड अंकिता भंडारी मर्डर केस
ऋषिकेश से बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने इस्तीफा दिया और लिखा कि जिस तरीके से इस केस में वीआईपी लोगों का नाम आ रहा है और मेरी पार्टी के लोग तमाशा देख रहे हैं, ये देखकर मुझे शर्म आ रही है। अब बीजेपी नेता पर क्या आरोप है, किस प्रकार से ये सारी चीजें चल रही हैं, वो भी मैं दिखा देती हूँ। लिखा है कि विवाद की जड़ में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सानवार का दावा है। उन्होंने कहा कि अंकिता से यौन संबंध की मांग करने वाला वीआईपी एक सीनियर नेता था, जिसे गट्टू कहा जाता था। सानवार ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की जिसमें कथित तौर पर राठौर उस वीआईपी की पहचान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के वरिष्ठ नेता के रूप में करते सुनाई देते हैं। हालांकि बाद में सुरेश राठौर ने पलटवार करते हुए कहा कि ये ऑडियो एआई जनरेटेड है और पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। दुष्यंत गौतम ने भी किसी तरह की भूमिका से इनकार किया है। बावजूद इसके इन आरोपों ने पुराने वीआईपी एंगल को फिर से जिंदा कर दिया है। अब 4 जनवरी को किस प्रकार का प्रोटेस्ट होने वाला है उसको लेकर भी खबरें हैं और जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री निवास को घेरने की प्लानिंग जो है वो की जा रही है लोगों की तरफ से और इसमें केवल अंकिता का परिवार ही नहीं बल्कि कई सारे जो संगठन है वो भी शामिल होने की उम्मीद उनके जताई जा रही है और साथ ही साथ कई सारे पोस्टर भी वायरल हो रहे हैं। देखिए लिखा है कि 4 जनवरी को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इस प्रदर्शन में अंकिता का परिवार, उत्तराखंड महिला मंच जैसे नागरिक संगठन और कई राजनीतिक दल शामिल होंगे। सीपीआई एमएल लिबरेशन ने भी देहरादून चलो आंदोलन में भागीदारी की घोषणा की है और प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और वीआईपी एंगल की निष्पक्ष जांच हो। सरकार को आशंका है कि यह आंदोलन विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। इसके साथ ही साथ कई सारे जो पोस्टर्स हैं वो भी अब वायरल हो रहे हैं कि कैसे बुलाया गया है कि वीआईपी से यारी है, उत्तराखंड से गद्दारी है, 4 जनवरी को देहरादून चलो, मुख्यमंत्री आवास कूच। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई सर कि किस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड में ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग नारे लगा रहे हैं। उसी उत्तराखंड में जिसे देवभूमि कहा जाता है, लेकिन उसी उत्तराखंड में पाप इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग अब सड़कों पर उतरने मजबूर होना पड़ा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे सर? जय संविधान। देखिए, वास्तविकता निधि ये है, ये जो 4 जनवरी से देहरादून के अंदर आंदोलन शुरू हो रहा है, ये आंदोलन पूरे देश के अंदर होना चाहिए। हमारी बेटियां अगर असुरक्षित हैं तो ये आंदोलन हर उस आदमी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए जिसके घर में कोई बच्ची है या माँ है या पत्नी है, और किसी को भी घर में नहीं बैठना चाहिए। इतनी नकारा सरकार है ये। और जहां जिस होम स्टे के अंदर ये कार्यक्रम था और जहां पे इस बच्ची के ऊपर दबाव डाला गया और इस बच्ची ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, गरीब घर की बच्ची थी लेकिन स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जान देना स्वीकार किया और इन दुष्टों की बात मानने को स्वीकार नहीं किया, उसको इन्होंने 2 दिन के अंदर बुलडोज कर दिया, इसलिए जिससे कि वहां के सारे एविडेंसेस खत्म हो जाएं। और ये गट्टू जी, अब ये देखिए आज के तारीख में आईटी इतना ज्यादा और एक बहुत बड़ी मांग भी उत्तराखंड में निधि उठ रही है, इन होम स्टेज को बंद कराया जाए, होम स्टे बंद कराए जाए। क्योंकि ये बातें हो रही हैं देहरादून, क्योंकि मैं देहरादूनी, मेरी ननिहाल है और वहां के काफी लोगों से मेरे संपर्क हैं। मैंने उनसे बात की, वो ये कह रहे हैं कि ये जो होम स्टेज हैं इनको यूज इन्हीं एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है। वहां के लोग, लोकल लोग ये आश्चर्य करते हैं कि बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड क्यों जाते हैं जबकि उनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, इन होम स्टेज के अंदर रुकते हैं। तो हमारी देवभूमि को किस रूप में इन्होंने परिवर्तित कर दिया है जब से ये शासन में आए हैं, और पिछले 10 साल से जो लोग शासन में हैं ही वहां पर। तो ये तो हर उस व्यक्ति की आवाज होनी चाहिए, उसका ये नैतिक कर्तव्य है कि इस प्रकार जैसे निर्भया कांड में हुआ था और पूरा देश सड़क पे आ गया था और मोमबत्तियों की एक लाखों लोगों की लाइन लग गई थी। देहरादून के अंदर पुष्कर सिंह धामी जो इलेक्शन हार गए थे, जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वो एक अक्षम मुख्यमंत्री हैं और अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जीत पाए थे, दोबारा इलेक्शन लड़ा के उनको जिताया गया, उनको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया कि उनका वहां पे कोई
पकड़ नहीं है। सारे ऐसे लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, ऐसे लोगों को बनाया जाएगा जिनका कोई आधार नहीं है, जो सीधे खड़े ना हो सकें और जो गुजरात लॉबी कहे उसको माने। देखिए ये ऐसी चीज है, हर जगह पे देखिए इन लोगों ने कितना तांडव मचाया हुआ है। एक प्यारी सी बच्ची बेचारी अपने घर का लालन पोषण करने के लिए नौकरी करने आई थी और इस तरह से दबाव डाला गया कि उसको किस प्रकार से मारा गया। और जो ये गट्टू साहब हैं, ये गट्टू साहब का पता ही नहीं चल रहा, जहां तक मेरे सूत्रों को पता चला है, जो मुझे देहरादून के लोगों ने निधि बताया है। सच है कि झूठ है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को कोई इसके बाद मेरे पास पुष्टि का कारण नहीं है। इसमें एक बहुत बड़े नेता मध्य प्रदेश के जो घंटा मंत्री हैं उनका भी है, वो भी वहीं मौजूद थे, उनका नाम भी बड़ी मजबूती से इससे हटवाया गया है। इसलिए ये एक ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर निष्पक्षता हमारी बेटियों की इज्जत आबरू में कोई वो है, महत्व है, तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए। किस किस के मोबाइल वहां पे मौजूद थे, किस किस की इटनरी में वो वहां मौजूद था। और जो ये बताया जा रहा है गट्टू साहब भी थे और वो व्यक्ति भी था जिसने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था कि बाद में उसको माफी मांगनी पड़ी और एनडीटीवी के पत्रकार ने उसको कन्फ्रंट किया। तो देखिए ये तो हमारी इज्जत आबरू की बात है। आपने बचपन में हम लोग बाकी सब कुछ स्वीकार कर लेते थे, अपने ऊपर वार स्वीकार कर लेते थे, मार खा जाते थे। खैर मार नहीं खाया आपने पूरी जिंदगी में, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ मां से मार खाया और किसी से मार नहीं खाया, लेकिन हमने लड़ने को हम लोग उतारू हो जाते थे इस बात पे कि माँ बहन की गाली मत दो, बाकी कुछ करना है कर लो, माँ बहन की गाली मत देना। अगर हमारे घर की बेटियों की आबरू अगर असुरक्षित है और सरकार, निकम्मी सरकार एविडेंसेस को मिटाती है और चुपचाप करके बैठी है, और उसी देहरादून में, जो देहरादून इतना शांति प्रिय था जब तक मैंने उस देहरादून को देखा था, वहां पे, और अब देखिए ये सरकार अलगाववाद को भी बढ़ावा दे रही है, ये देश को तोड़ने का कुचक्र रच रही है। निधि, आपने सुना होगा एक बिटिया का, नॉर्थ ईस्ट की बिटिया का, रोते रोते जो उसका वीडियो है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल है, वो यही कह रही है, वो कह रही है हम लोग गरीब घर के बच्चे गांव से, नॉर्थ ईस्ट के गांव से अपने परिवार के सुंदर भविष्य के लिए दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई जाते हैं, और जिस प्रकार का रेसिस्ट अटैक हमारे पे होता है, हम कहते कहते थक जाते हैं, हम भारतीय, हम इंडियन हैं, और हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। जब तुम नॉर्थ ईस्ट में आते हो, तुम्हें पवल पाकड़े बिछा के हम तुम्हें इज्जत देते हैं, और तुम लोग हमारे साथ ऐसी दुष्टता करते हो। गुस्से में उस बेटिया ने ये तक कह दिया कि अगर तुम हमें भारतीय नहीं मानते तो हमें भारत से अलग कर दो। बहुत खतरनाक अंडरलाइंग फैक्टर है, इसको समझ लेना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट हमारा, जैसे कश्मीर हमारा सिरमौर है, हमारा मुकुट है, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट हमारा एक मजबूत अंग है, और हमारे त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और वहां के लोग हमारे लिए इतने ज्यादा प्यारे हैं और इतने इंपॉर्टेंट हैं और इतना ज्यादा हमें प्यार करते हैं। ये दुष्टता इतनी ज्यादा जड़ों के नीचे उतर गई है, नीचे तक चली गई है। निधि, हर जगह हमारा मजाक बन रहा है, विश्व भर में हमारा मजाक बन रहा है, और ये समझ नहीं रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, गूंगे बन के बैठ गए, एक ट्वीट नहीं करते, कुछ नहीं बोलते। पुतिन के घर में बम गिर जाता है तो उसके लिए मोदी जी की ट्वीट आ जाती है, लेकिन उत्तराखंड के मामले में अंकिता आर्या के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, एंजल चकमा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बरेली की घटना के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, उसकी निंदा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं देश बढ़ जाए, देश टूट जाए, और 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से देश को तोड़ दें। लेकिन हम लोग देश को नहीं टूटने देंगे, भारत माता को न बिकने देंगे। बेच तो दिया इन्होंने, हम रोक भी नहीं क्या पाए, 11 साल में हम रोक नहीं पाए, सब कुछ इन्होंने अपने गुजराती फ्रेंड्स को बेच दिया। 18 लाख करोड़ के लोन माफ कर दिए, गरीबों के ऊपर सारे अत्याचार इन्होंने किए। लेकिन हम लोग प्रयास अपना जारी रखेंगे और अपनी भारत माता के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। तो मेरा निवेदन है, उत्तराखंड के जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कृपा करके एक कैंडल लेके इस यात्रा में शामिल हो, उस बिटिया की आत्मा को शांति मिले, जिस प्रकार से इन्होंने इंक्वायरी करा के मामले को दबाया है, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया है, इसके तह तक जाना आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की बेटियां हमारे लिए इतनी कीमती हैं कि उस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है सर। बेटियों की इज्जत आबरू के लिए किसी भी बात से समझौता करना भी नहीं चाहिए, और इसीलिए
मुझे लगता है कि पूरा का पूरा उत्तराखंड अब सड़कों पर उतर आया है और जाहिर तौर पर बीजेपी से क्योंकि कनेक्शन सामने आ रहा है, सरकार में बैठे लोग ही अगर इस प्रकार की चीजें करेंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी के खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। इसके अलावा सर आप देख रहे हैं कि जो इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा में मामला है वो है इंदौर का मामला, क्योंकि वहां पर लगातार मौतें हो रही हैं। पहले 8 मौतें हुई, फिर 10 मौतें हुई और अब 13 के करीब हो चुकी है और 1400 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। और आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी है और इस पर अब एक लैब रिपोर्ट सामने आई है। वो पहले मैं दिखाना चाहूंगी कि किस प्रकार से वहां पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा था। कई बार इसकी शिकायतें की गई। बताया जा रहा है कि भागीरथपुरा में एक पुलिस चौकी के पास पानी की पाइपलाइन में लीकेज मिला था। यहाँ एक शौचालय बना है। दावा किया जा रहा है कि इसी शौचालय और आसपास की गंदगी लीकेज के जरिए पाइपलाइन में चली गई थी। इससे पीने का पानी जहरीला हो गया। आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार पार्षद से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। खंडहर व्यवस्था पर ना कभी पास की पुलिस, ना नगर निगम अधिकारी का ध्यान गया। गंदगी बढ़ती गई और लोगों की जिंदगी निकल गई। अब ये इतनी बड़ी जो लापरवाही हुई है, जो लैब रिपोर्ट सामने आई है, इस पर अब जो है अपनी सरकार को घेर रही है उमा भारती। और उमा भारती ने एक ट्वीट करते हुए जाहिर तौर पर अपनी सरकार को घेरते हुए लिखा है कि साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी है उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। तो परीक्षा की घड़ी याद दिला रही हैं जो उमा भारती हैं वो, और जाहिर तौर पर वो अपनी ही सरकार को घेर रही हैं और बताते हुए कह रही हैं कि माफी आपको मांगनी चाहिए। और जो सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया उसको भी वो कह रही है कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। वहीं इस पर जो नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, उनका भी अब बयान सामने आ गया है और वो कहते हैं कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। सीवर पीने के पानी में कैसे मिला, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह से जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। ये जब जब गरीब मरते हैं मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। तो इस पर सर अभी तक बीजेपी की किसी भी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया है और केवल मध्य प्रदेश के जो नेता हैं वो लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो इन नेताओं की संवेदनहीनता है, आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने कल माफी भी मांग ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ गए, तो वो दांत दिखा रहे थे, उसमें हंस रहे थे। इन नेताओं के अंदर इतनी संवेदनहीनता सर आती कहां से? मतलब आपके इलाके में, आपके प्रदेश में गंदा पानी पीने की वजह से छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौत हो रही है और मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो दांत फाड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और जब कोई रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है तो फिर उसको फोकट का बता रहे हैं। इन सारी लापरवाहियों को लेकर के जिस प्रकार से विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक घेर रहा है, इस पूरे मामले को लेकर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, निर्लज्जता तो बेशर्मी वहां से आती है क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा निर्लज और बेशरम लोग होते हैं वही भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और उन्हीं की पदोन्नति होती है, वही बड़े बड़े पदों में बैठते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की भी वही स्थिति है जो उत्तराखंड की है, राजस्थान की है, हरियाणा की है, छत्तीसगढ़ की है और हर जगह की है। हर जगह ऐसे लोगों को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है जिसकी अपनी कोई पकड़ ना हो, जो खुद इलेक्शन हार जाए, ऐसे लोगों को इन्होंने बनाया। तो मोहन यादव की कोई हिम्मत नहीं है कि विजयवर्गीय को वो पद से हटा दे और मंत्री पद से हटा दें। आपको पता होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इस मसले पर। 3 महीने पहले इसके बारे में शिकायत की गई थी, इसके बारे में कहा गया था और बकायदा गिलास के अंदर वो पानी दिखाया गया था जो इतना गंदा पानी था, और ये कहा गया था कि इस पानी को अगर आप पी के दिखा दें तो जो आप कहेंगे आपको इनाम दिया जाएगा। यह भी शिकायत की गई थी कि उस पानी के अंदर एसिड की बदबू आ रही थी, एसिड की बदबू आ रही थी। अब आप कल्पना कीजिए, एक तरफ आप कहते हैं आप विश्वगुरु हैं,
आप विश्व को रास्ता दिखा रहे हैं, आप फोर्थ इकोनॉमी बन गए हैं। अरे जब भारत के सबसे सुंदर शहर जिसको आप कहते हैं 8 साल से सबसे स्वच्छ शहर का जो इनाम पाता है इंदौर शहर, उसके अंदर सीवर का पानी पी के लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम विश्व गुरु हैं, हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं। अरे भैया, ये जो आपने नौटंकी फैला रखी है और गोदी मीडिया ने जिस प्रकार का योगदान देश के अंदर झूठ फैलाने के लिए गोदी मीडिया कर रहा है, गोदी मीडिया को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि असली तरह से अगर देश के सामने अब ये इस चीज का पर्दाफाश नहीं करेंगे तो इस चीज के दोषी भी होंगे, क्योंकि जैसे देहरादून के बच्चे जाग गए हैं, ऐसे ही इंदौर के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारे देश के हर युवा, हर बुजुर्ग, हर वृद्ध का ये कर्तव्य है कि अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए सामूहिकता से, बिना बटे हुए, जिसके घर के लोग मर गए उसको छोड़ के बाकी लोग जाके अपना ये इधर उधर करने लगते हैं, सामूहिकता से पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। जो भी ये घटनाएं घट रही हैं, चाहे अंजल चकमा के बारे में हो, चाहे अंकिता आर्या के बारे में हो, चाहे इंदौर के बारे में हो, चाहे बरेली के बारे में हो, जो इन्होंने क्रिसमस की किया है उसके बारे में हो, अभी ये बताया जा रहा है, जो अमेरिका के लोगों से मैं बात कर रहा हूं, अभी आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप को वापस आ जाने दीजिए छुट्टियों से, उसके बाद क्या होगा आपको ये पता है। रिकी गिल जो वहां का भारतीय मूल का व्यक्ति है, उसको एक टॉप क्लास अवार्ड दिया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, और इसलिए दिया है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस कराई सिंदूर में। जबकि हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि साहब हमने कोई नहीं, वो तो हमने मार दिया था इसलिए हमने कर लिया। रिकी गिल को इसी बात के लिए इनाम दिया गया है कि उसने समझौता डील कराई थी। आपको यह भी पता होगा कि मोदी जी ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर पुतिन के घर के ऊपर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि साहब पुतिन ने मुझे फोन करके बताया उनके घर के ऊपर यूक्रेन ने बम ये ड्रोन का अटैक किया है, और उसके बाद मोदी जी ने कहा कि ये गलत है और पीस के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं ठिकाना होना चाहिए। उसी सम्मेलन में जो इजराइल के प्रधानमंत्री है उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कि भारत और पाकिस्तान का पीस समझौता मैंने कराया था। और इसके बाद जो इन्होंने पुतिन के ऊपर बात की है, पूरे यूरोप के अखबारों में यह छपना शुरू हो गया है, वहां लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि बाकी पूरे वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है उस पर तो बोलने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है, लेकिन पुतिन के घर में अगर पुतिन कह रहे हैं बम फूट गया तो उसके बारे में वो ट्वीट कर रहे हैं। ये अंकिता आर्या के बारे में ट्वीट नहीं करेंगे, ये इंदौर के अंदर जो गरीब लोग मर गए उसके बारे में ट्वीट नहीं करेंगे। आप ये बताइए, अगर कैलाश विजयवर्गीय जो कल इस तरह के बेशर्मी भरे शब्दों का उपयोग कर रहे थे, उनको यही एक बाल्टी पानी पिलाया जाए और अगर जिंदा रह जाए तो उनको 2 लाख रुपए दे दिया जाए। और भगवान से प्रार्थना है मरे नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए लें और एक बाल्टी पानी पिए, और उनका पूरा खानदान पिए, उनका पूरा परिवार पिए। सर, इनके परिवार वाले तो आरओ का पानी पीते हैं ना, मुझे लगता है इसीलिए तो उनको ये सारे फोकट के सवाल लगे, क्योंकि इनके परिवार वालों को वो पानी पीना नहीं पड़ता है। नहीं ठीक है, ये सीवर का पानी जो है आरओ से निकाल के पी लें यार। ये कल्पना ही करना कितना गंदा है कि सीवर का पानी लोगों को पिला दिया आपने। आप आरओ से कर लीजिए, उबाल के पी लीजिए, लेकिन सीवर का पानी पीजिए। बिल्कुल सर। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर देश में बहुत ज्यादा चर्चाएं होती नहीं है, और वो मामला है उमर खालिद का मामला। और इसी मामले को लेकर के जो है न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं ममदानी, उन्होंने पत्र लिखा है उमर खालिद के नाम और कहा है कि तुम्हारी चिंता है, और साथ ही साथ 8 अमेरिकी सांसद भी बोले कि जमानत मिले, तिहाड़ जेल में है खालिद। तो सर, ये जो 8 अमेरिकी सांसद हैं उन्होंने उमर खालिद के समर्थन में चिट्ठी लिखी है और भारत के राजदूत को पत्र लिखकर जो उमर खालिद की लंबी हिरासत है और ट्रायल में देरी है उस पर चिंता जताई है और उन्हें जमानत और निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है। और जो खबर उसमें लिखा है कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद को हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी है। जेएयू की पूर्व छात्र पर यूएपीए कानून के तहत मामला चल रहा है। ये चिट्ठी ममदानी की 1 जनवरी 2026 को मेयर पद की शपथ लेने की बात सामने आई है। लेटर में ममदानी ने उमर के लिए एकजुटता और समर्थन जताया। ममदानी ने लिखा कि डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूँ जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। इसके साथ ही साथ ममदानी के बाद अब 8 अमेरिकी सांसद खालिद के समर्थन में आ गए। सांसदों ने भारतीय सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार खालिद के केस की सुनवाई करने की मांग करते हुए बुधवार को एक लेटर लिखा। हाउस रूल्स कमेटी के रैंकिंग सदस्य और टॉम लेंटोस ह्यूमन राइट्स कमेटी के को प्रेसिडेंट
उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में उन्होंने उमर खालिद के माता-पिता से मुलाकात की थी और मैकगर्वन ने कहा कि खालिद को भारत में बिना मुकदमे की 5 साल से अधिक समय से जेल में रखा गया है। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मैं ये आग्रह कर रही हूँ कि उन्हें ज़मानत दी जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और समय पर सुनवाई हो। अब सर ये जो उमर खालिद का मामला है, यहाँ पर तो आप देखते हैं कि लगातार चल रहा है और एक भी बार ज़मानत नहीं मिली है। इसके बावजूद ये जो सारी चीज़ें अब केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में जा रही हैं, इसका क्या संदेश जा रहा है सर? नहीं नहीं, इसका मतलब यह है कि पूरे विश्व के अंदर डंका हमारा नहीं बज रहा है, हमारी भद्द पिट रही है। पूरे विश्व के अंदर हमारी भद्द पिट रही है। जापानी हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? जोरान ममदानी, अब आप सोचिए, अमेरिका जैसे देश में जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है, जोरान ममदानी जब शपथ लेते हैं तो वो कुरान शरीफ की शपथ लेते हैं। मतलब इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। माइनॉरिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जो एक सेकुलर राष्ट्र और सेकुलर शहर बनाने की डिमांड करता है, वो कुरान शरीफ की शपथ लेता है। और ये भी बात बिल्कुल सही है। देखिए, ये हमारे देश की भद पिटेगी कि नहीं पिटेगी? वो जो आपके ओम प्रकाश धाकड़ थे, उनको आपने 24 घंटे में बेल दे दी। वो जो क्या नाम था उनका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारी का अपमान किया था, उन्हें जेल ही नहीं हुई। ये जो मंत्री जी हैं और ये जो गट्टू साहब हैं, इनको बचाने के लिए उसको बुलडोज कर दिया गया क्योंकि उन पे कोई कार्यक्रम न चले। सेंगर साहब को बेल मिल गई थी, तो चलिए जनता की दबाव में और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बजाय वो बेल कैंसिल हो गई और सेंगर साहब को अंदर रहना पड़ा। अब हमारी भद की जो सीमाएं क्रॉस करके पूरी हमारी बेइज्जती पूरे विश्व के अंदर फैल रही है और इसी चीज से मैं डरा हुआ हूं। मेरी एक मित्र है, 40 साल पुरानी मित्र है, 40 साल से अमेरिका के अंदर सेटल्ड है। वो बता रही है कि हम हिंदुस्तानी लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। फ्लाइट छोड़ दीजिए, हम लोग मॉल में नहीं जा रहे, घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि वहां पे हर हिंदुस्तानी, अब आप सोचिए निधि, खुद सोचिए, पहले हमारी रेपुटेशन ये थी कि जब वहां कोई रिक्रूटर होता था और वहां कोई हिंदुस्तानी एंटर करता था, कहते अच्छा यू आर इंडियन, ठीक है, यू आर सिलेक्टेड। अब हमारी स्थिति ये बना दी है 11 साल के अंदर कि हमारे बच्चे जब नौकरी अप्लाई करने जाएंगे, कहेंगे अच्छा इंडियन, यू आर नीड नॉट अपीयर इन द इंटरव्यू, कैन गेट आउट। क्योंकि आप जब जापानीज के साथ ऐसा कर रहे हैं, अपने ही देशवासियों के साथ एंगल उसके चकमा के साथ कर, एंजल चकमा के साथ कर रहे हैं, अगर अपने लोगों को आप गंदा सीवर का पानी पिला रहे हैं और एक बच्चा जो 5 साल पहले उसके एक शब्द को मिसइंटरप्रेट करके राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके 5 साल से बिना उसको जेल के अंदर डाले हुए हैं, इसका मतलब देश की जो प्रतिष्ठा है वो गिर रही है। और भगवान से प्रार्थना है, ये जो भक्त लोग हैं जिन्होंने गोबर अपने दिमाग में भर लिया है, इनके दिमाग से गोबर निकले और राष्ट्र हित को समझे और भारत माता के इंटरेस्ट में असलियत को समझे, वरना बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। और इसके पहले मेरे भारत माता को कोई आघात हो, मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति का विरोध होना चाहिए, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, रांची हो, पटना हो, कहीं भी हो, इन चीजों का विरोध होना चाहिए। और हमारी भारत माता की लाज को बचाने के लिए हम भारतवासी जो कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। बिल्कुल सर। अब एक चीज और मैं बताऊं, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जो यूपी की पुलिस है उसमें एक बहुत ही बढ़िया सी शक्ति आ गई, बहुत बढ़िया उसने आविष्कार किया है। मतलब जो बांग्लादेशी हैं, जो उनको पहचान लेते केवल फोन उनके पीछे पीठ पर लगा करके। एक वीडियो छोटा सा पहले मैं दिखाती हूँ उसको। झूठ मोल मशीन पकड़ने वाली, मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश से। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाट, अररिया जिला। अररिया कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। तो सर ये है यूपी पुलिस ने ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जो पीठ पर लगाते ही बता देगी कि आप बांग्लादेश के हो या नहीं हो। ये गाजियाबाद के एसएचओ हैं अजय शर्मा। इनके फोन में एक ऐसा ऐप है जो इंसान की नागरिकता बता देता है। इन्होंने अपना मोबाइल उस व्यक्ति की पीठ पर लगाया और कहा कि मशीन तो बांग्लादेशी बता रही है, जबकि ये लोग खुद को बिहार के अररिया का बता रहे हैं।
अब योगी सरकार की जो पुलिस की प्रतिभाएं हैं वो तो कूट कूट कर भरी हुई है, सबको पता है, लेकिन अगर ऐसी प्रतिभाएं हैं और ऐसा ऐप वाकई में है तो दे दे चुनाव आयोग को, फिर एसआईआर करवाने की क्या जरूरत है? भाई देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री इतना महान वैज्ञानिक हो कि वो एक भगोने को सीवर लाइन के ऊपर डाल के उससे चाय बनवाने की बात कर सके और लाखों करोड़ के गैस का हमको आयात करना पड़ा हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना ज्यादा ज्ञानी और वैज्ञानिक समझ का हो कि वो कहे कि जब फाइट कीजिएगा, जब फाइटर प्लेन्स जाएं तो बादल के समय जाइएगा जिससे उनके रडार उनको डिटेक्ट न कर पाए। तो उस देश के अंदर अगर एसएचओ इतना बुद्धिमान है तो इसे देखिए, पूरे के पूरे कुएं में भांग घुल गई है, पूरे देश के अंदर भांग घुल गई है। बांग्लादेशियों को के नाम पर ये बांग्ला भाषियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारी तो चलिए मदर टंग बंगाली नहीं है, ये त्रिपुरा के अंदर, ये आसाम के अंदर जो बांग्ला भाषी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब भाषा के आधार पे, रंग के आधार पे, चेहरे के आधार पे, जेंडर के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे जिस प्रकार से हो रहा है, ये इतना ज्यादा गंदा है और देश को ये लोग तोड़ के ही मानेंगे। अगर इनको हटा नहीं दिया गया तो ये मेरी भारत माता को जिस स्थिति में इन्होंने पहुंचा दिया है, आगे इसको और ज्यादा ये दिमाग की तरह न चाट पाए। जनता को जागना चाहिए और गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक रूप से। आपको पता होगा ईरान के अंदर लाखों लोग सड़क पे उतर आए, जेनजी सड़क पे आ गए। वहां की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि डॉलर की तुलना में उनकी लोकल करेंसी भीषण रूप से डेप्रिशिएट हो गई है। हमारी भी डेप्रिशिएट हो गई, लेकिन हमारे आर्थिक सलाहकार और बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये तो देश के हित में है और लोग उसको मान लेते हैं। भाई देखिए, सीधी सी बात है कि जहां भी जोर जुल्म हो, जहां पे अन्याय हो, जनता का कर्तव्य है, चाहे वो कोई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या कम्युनिस्ट हो, या टीएमसी हो, जोर जाति का विरोध होना चाहिए धर्म के आधार पे। और ऐसा धर्म अपने ही देश के, अपने ही सेंसिटिव एरिया नॉर्थ ईस्ट के लोग, जो त्रिपुरा जो हमारा राज्य है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और वहां के लोग कह रहे हैं कि हम भारतवासी हैं भैया, अगर हम पे तुम इतनी दया नहीं कर सकते और इस तरह से हमारा अन्याय करते हो, हमें देश से अलग कर दो। ये देश को तोड़ने का षड्यंत्र है और ये लोग देश को तोड़ने में उतारू हैं। देशवासियों से हाथ जोड़ के अपील है, मेरी भारत माता को बचा लो, मेरे देश को बचा लो। बिल्कुल ठीक बात है सर, वाकई में देश को तोड़ने पर उतारू है पूरी की पूरी बीजेपी और सरकार, और इसीलिए अब लोग समझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिले और इसीलिए सड़कों पर उतरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।